मॉर्निंग एवरीवन। कल हमारा जो है चैप्टर 8 जो है कंप्लीट हुआ था, जिसमें वायुमंडल की संरचना एवं विस्तार हमने पढ़ा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे सौर विकिरण, उष्मा संतुलन एवं तापमान की सूर्यों की किरणों का जो है विकिरण, उष्मा और तापमान का जो है संतुलन। ठीक है, थोड़ी सी प्रस्तावना देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी तथा वायुमंडल की उष्मा का मुख्य स्रोत सूर्य ही है ना। या कहें हम पृथ्वी को जो उष्मा या तापमान या जो ऊर्जा मिलती है उसका मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य ही है। सूर्य एक तारा है जो लगातार उष्मा का विकिरण करता है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस बताया जाता है। सूर्य के धरातल के प्रत्येक वर्ग इंच से विकिरण ऊर्जा 1 लाख अश्व शक्ति के बराबर होती है। कि सूर्य के विकिरण का जो ऊर्जा है वह प्रति इंच लगभग 1 लाख अश्व शक्ति मतलब हार्स पावर के बराबर होती है। ठीक है, सूर्य द्वारा विकिरित ऊर्जा का मात्र आधा अरबवा भाग ही पृथ्वी प्राप्त कर पाती है। टिवार्था महोदय के शब्दों में, लघु तरंगों के रूप में संचालित और 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से चलती हुई प्राप्त सौरिक ऊर्जा को ही सूर्य तप कहते हैं। अतः यह सूर्य पृथ्वी का जनक एवं जीवनदायिनी है, क्योंकि बहुत सारे काम जो है या जीवों का जो है भोजन जो है लगभग इसी से ही प्राप्त होता है। सूर्य तप को प्रभावित अथवा नियंत्रित करने वाले कारक, तो पहला है वायुमंडल की रचना। सूर्य की किरणों को पृथ्वी के धरातल तक पहुंचने के पहले वायुमंडल की एक मोटी परत को पार करना होता है, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा है कि पृथ्वी पर जो वायुमंडल है उसको विभिन्न भागों में बांटा गया है। तो सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर पहुंचती है वो सबसे पहले वायुमंडल की इस मोटी परत को पार करती है। वायुमंडल को पार करने की क्रिया में सूर्य तप का प्रसरण, परावर्तन और शोषण होता है। अर्थात सूर्य की किरणों का फैलाव होता है, उसका रिफ्लेक्शन जो होता है परावर्तित भी होता है, और साथ साथ सूर्य की किरणों को जो है वायुमंडल में व्याप्त जो विभिन्न मंडल हैं उनके अंतर्गत जल वाष्प, धूलकण और गैसें हैं वो क्या करती है, उसकी ऊर्जा को जो है अवशोषित कर लेती है। सूर्य से विकिरित उष्मा का समस्त सूर्य ताप का 35% भाग विकिरण और परावर्तन द्वारा शून्य में विलीन हो जाता है। ठीक है, सूर्य की किरणें से जो भी उष्मा आती है उसका 35% हिस्सा जो है क्या होता है, विकिरण, फैलने और वापस जो रिफ्लेक्शन है उसके द्वारा जो है वो पूरा पृथ्वी पे पहुंचने से पहले ही समाप्त हो जाती है। 14% भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जो बहुत सारे गैस और धूलकण होती है वो उसको सोख लेती है। केवल 51% भाग जो है पृथ्वी पर प्राप्त होता है। इस प्रकार वायुमंडल सूर्य ताप को प्रभावित करता है, क्योंकि वायुमंडल के कारण ही सूर्य ताप का जो एक बड़ा हिस्सा है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। उसके कुल हिस्से का जो है केवल 51% ताप जो है पृथ्वी तक पहुंच पाता है। इस प्रकार हम देखें तो सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारकों में वायुमंडल भी एक प्रमुख कारक है। वायुमंडल के घटक जल, वाष्प एवं धूल की कणों की मात्रा भी किसी स्थान पर सूर्य ताप को प्रभावित करती है, क्योंकि स्वच्छ आकाश में मेघ एवं धूल कणों से युक्त आकाश की अपेक्षा विकिरण की क्रिया तीव्र होती है। दूसरा है पृथ्वी की स्थिति। ये सबको पता है कि पृथ्वी की स्थिति भी जो है तापमान या सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। पृथ्वी अंडाकार कक्ष द्वारा सूर्य की परिक्रमा करती है, तब पृथ्वी की सूर्य से दूरी परिवर्तित होती रहती है। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी 14,88,00,000 किलोमीटर है, किंतु पृथ्वी की सूर्य से निकटतम दूरी 14,61,47,520 किलोमीटर है। क्योंकि अंडाकार है तो एक बार वो बहुत पास होता है और एक बार दूर होता है। इसे अपसौर और उपसौर की स्थिति कहते हैं। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। निकटतम दूरी की स्थिति, अधिकतम दूरी 15,11,20,200 किलोमीटर है। निकटतम दूरी की स्थिति को उपसौर या दक्षिणायन और अधिकतम दूरी को जो है उपसौर की स्थिति कहते हैं या उत्तरायण कहते हैं। इसीलिए जब हमारे यहाँ उत्तरायण या दक्षिणायन होता है तो तापमान का बढ़ना या ठंडी ऋतु का आना, ये दोनों चीजें होती हैं। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को और अपसौर की स्थिति 3 जुलाई को होती है। इसके परिणाम स्वरूप जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में जितनी सर्दी होनी चाहिए उसकी अपेक्षा 7% कम होती है, एवं दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी 7% अधिक तीव्र होती है। इसके विपरीत 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में सर्दी 7% अधिक तीव्र होती है।
दिन की अवधि, दिन और रात की अवधि भी जो है तापमान को जो है प्रभावित करती है। आप सीधा से समझ सकते हैं कि गर्मी के दिनों में दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है अधिकतम सूर्य तप की प्राप्ति होती है और तापमान बढ़ा हुआ रहता है। जबकि ठंड के दिनों में क्या होता है कि दिन छोटा और रात बड़ा होता है, अर्थात दिन में तापमान कम होता है या कम सूर्य तप की प्राप्ति होती है। समस्त परिस्थितियां समान होने के पर भी दिन की अवधि जितनी अधिक होगी, सूर्य तप की प्राप्ति भी उतनी ही अधिक होगी। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव एवं पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण रात और दिन होते हैं, ये सभी को पता है। अवधि में अंतर आता है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव 23.5 डिग्री है। इस कारण प्रत्येक अक्षांश पर रात और दिन के तापमान की अवधि भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक अक्षांश पर पृथ्वी की उपसौर और अपसौर की स्थिति के कारण दिन और रात की अवधि बदलती रहती है। जैसे पृथ्वी की अपसौर की स्थिति 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटे तथा दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा और रात बड़ी होगी। अपसौर की स्थिति में विपरीत स्थिति होगी। अतः किसी स्थान पर जब दिन बड़ा होता है तो सूर्य ताप की प्राप्ति अधिक होती है और रात छोटी होती है तो कम तापमान की मतलब रात बड़ी होती है और दिन छोटी होती है तो कम तापमान, दिन बड़ा और रात छोटी होती है तो अधिक तापमान की प्राप्ति होती है। सूर्य की किरणों का तिरछापन, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। आपने देखा होगा कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें जो है सीधी चमकती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है भूमध्य रेखा जो है बहुत अधिक गर्म रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ते जाता है, अर्थात उन क्षेत्रों में तापमान कम प्राप्त होता है। तो सूर्य की किरणों का तिरछापन भी जो है तापमान को प्रभावित करता है। सौर कलंकों की संख्या, सूर्य तल पर चंद्रमा की भांति कलंक या धब्बे विद्यमान हैं, डॉट्स होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, उसे ही सौर कलंक कहते हैं। सूर्य तल पर चंद्रमा की भांति कलंक या धब्बे होते हैं, किंतु उनकी संख्या घटते बढ़ते रहती है। जब ये धब्बे कम होते हैं तो सूर्य तप की मात्रा भी कम हो जाती है एवं धब्बे अधिक होने पर तापमान जो है बढ़ जाता है। तो बच्चों ये थे सूर्य तप को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक और ये इम्पोर्टेंट भी है। कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। कल हम पढ़ेंगे वायुमंडल का गर्म एवं ठंडा होना, कि किन कारणों से वायुमंडल गर्म या ठंडा होता है। थैंक यू।